हाँ, यहाँ अपलोड हो गई तो देखते हैं। क्या है? अभी भी अभी वो दिख रहा है क्या, केवल प्लेन? यस सर, प्लेन दिख रहा है और 2 लाइन ही दिख रही है सिर्फ। अभी अभी दिख रहा था सर, आपने जो अभी बोला था ना, तभी इस स्क्रीन पे भी आया था। अच्छा, जब भी शेयर किया था ये अभी, इससे पहले। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो। व्हाइट बोर्ड शेयर करते हैं। हाँ, अभी जो, अच्छा, हमने कल तक क्या देखा था, कहाँ थे हम? कल का सर कफ के बारे में हमने ये किया था। तो क्या खाना क्या नहीं? कल का बताना है सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कल हमने देखा था कि कैसे कफ की नाड़ी को चेक करना है। उसमें रेगुलर होएगा तो क्या कैसा ये फीलिंग होएगा, और इरेगुलर होगा तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, और रेगुलर होएगा तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, और उसके क्या क्या ये है विशेषताएं हैं, और कहाँ कहाँ पे होता है कफ का जो ये क्या बोलते हैं, नाड़ी का प्लेस है। और हमारे रिंग फिंगर्स में हम लोग जो प्रेस करते हैं तो 3rd फिंगर में वो कफ का स्थान है। और ये इसका जो एलिमेंट है वो अर्थ एंड वाटर से बना है। तो शरीर के अंदर का इसका जो गुण है वो स्टेबिलिटी लाता है, स्थिरता, सहनशीलता, मांसपेशियों की में मजबूती लाता है, और नरिशमेंट, और स्थिल है, पोषण करता है, भारी, और थोड़ा इसका गुण भारीपन है, और थोड़ा लुब्रिकेंट है, स्निग्धता है, कूल है, और मंद है। और पृथ्वी तत्व की वजह से थोड़ा सा हैवी होता है और मजबूत है। और जिसको व्यक्ति को कफ तत्व एलिमेंट बड़ा मीन्स अच्छा होता है, उसके बाल मीन्स घने होते हैं और हेल्दी, देखने में भी थोड़ा हेल्दी टाइप का होता है। और असंतुलन होएगा तो क्या होता है, उसको कफ बढ़ गया, भूख कम हो जाती है, मानसिक अवसाद, ऐसे उदासी, डिप्रेशन टाइप का होएगा। और कफ के साइट कौन कौन से कहाँ पे वो लोकेट करता है, मोस्टली चेस्ट, गले में, सिर में, बोन्स में, जॉइंट्स में। कफ के जैसे अब सिर एरिया में जैसे साइनस है, मुंह में है, थ्रोट में है, जैसे हमारी सर ये म्यूकस मेम्ब्रेन वाला एरिया, उधर कफ का ये एलिमेंट होगा। और बलगम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और लंग्स में रहता है तो कफ प्रोडक्शन करता है, सांसों की सुरक्षा करता है बैक्टीरिया से, सांसों में नमी बनाए रखता है। पेट में होएगा तो पाचक रस का स्राव करता है, डाइजेशन को तोड़ता है। और पैनक्रियाज में होगा तो पैनक्रियाटिक वसा प्रोटीन का संतुलन करता है, इंसुलिन सबका। और टंग में होएगा तो टंग में जो कफ तत्व है वो लार और नमी, स्वाद बनाए रखता है। मस्तिष्क में व्हाइट मैटर जो होता है, मेनिंजेस में ब्रेन में स्थिरता लाता है, मेमोरी के लिए अच्छा हेल्पफुल होता है। शांत अवस्था में होता है, कफ का नेचर ज्यादा कूलिंग है तो शांत रहेगा, है ना। प्रोटेक्शन देता है, प्लाज्मा में भी मौजूद होता है, और जो प्रोडक्शन देता है, सुरक्षा करता है रोगों से, पोषक और
हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, और ब्रेस्ट टिश्यू में भी ये पाया जाता है। साइनोवियल फ्लूइड जो जॉइंट्स में जो हमारा लिक्विड होता है उसमें भी इसका ये ऐसा घर्षण होने से बचाता है, ऐसा दो बोन के अंदर, है ना, डिजेनरेशन से बचेगा ऐसा। और हाँ, अगर गले में कफ बढ़ेगा तो क्या होता है, में गले, चेस्ट और पेट में कफ बढ़ता है तो भारीपन होएगा, है ना। और पाचन को अगर थोड़ा कम हो जाएगा तो ये हमारा पाचन स्लो हो जाता है ना। जोड़ों में जकड़न वगैरह हो जाएगी, स्वेलिंग होएगी, है ना। ब्रेन में बढ़ेगा तो भी प्रॉब्लम होएगा। वात, अच्छा, कफ और वात का अपोजिट कनेक्शन होता है। अगर वात बढ़ेगा तो कफ कम होता है, कफ कम होएगा तो वात बढ़ जाता है शरीर में। और हाँ, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है ये, अगर नॉर्मल अवस्था में रहता है तो। सामान्य संतुलित भूख अच्छी लगती है, और अगर कम हो जाएगा तो उसके अपोजिट हो जाएगा सारा जो भी उसका गुण है कफ का। अगर कम हो गया तो अपोजिट हो जाएगा, है ना। कफ का नेचर एल्कलाइन होता है, फ्लूइड रिटेंशन जैसा। अगर उसमें एसिडिटी आई तो वाटर रिटेंशन ऐसा प्रॉब्लम भी आएगा। और जब ये हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, है ना, थायराइड, आपने बताया था सर, तीनों अगर नाड़ी तीनों फास्ट चल रही है, फास्ट हो रही है, तो मोस्टली उनको थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। और हाथ फिर जब ठंडे होते हैं तो मोस्टली उनको थायराइड का प्रॉब्लम, सर्कुलेशन का कम है, मोटा मेटाबॉलिज्म उनका लो होता है। और पोषण तत्व हमको ये जो म्यूकस है वो नरिशमेंट देता है। और ये न्यूरोथेरेपी में हम हेपरिन, लीवर और लिम्फेटिक सिस्टम, और जैसे हाइपोथायराइडिज्म का फॉर्मूला देते हैं, है ना। और उससे ये बैलेंस में आएगा। और हम लोग का डाइट, खाने में क्या देना है ना, वो आज खाने में उसके लिए हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और मॉर्निंग जैसे आपने बताया था कफ वाला का काल अगर मॉर्निंग में है तो जिस पेशेंट का जिस प्रवृत्ति का है, जिस जो डोमिनेंट पल्स है, अगर उसको उस काल समय में ट्रीटमेंट देंगे तो उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। हाँ बिल्कुल। कल क्या करना क्या नहीं करना है वो रुक गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यदि अब में 8 लोग हैं और यदि सब आपकी तरह थोड़ा सा मेहनत करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत बढ़िया, लाजवाब। सर एक जुनून चाहिए सर, जैसे आप इतना ये कर रहे ना, पढ़ा रहे हैं मन लगा के, हमको वैसा जुनून हो जाएगा तो अपने आप हर समय वही समझ आएगा कि बस हमको आना ही चाहिए, मास्टरी होनी चाहिए, ऐसा तो। हाँ एफर्ट करना नहीं पड़ता सर, अपने आप ही हो जाता है, एक बार जुनून बस हो जाए। सही बात है, सही बात है। अच्छा, जो कफ के व्यक्ति होते हैं उनको दिन में नहीं सोना चाहिए। कफ प्रधान व्यक्तियों को दिन में नहीं सोना चाहिए, ठीक है। और कफ को संतुलन रखने के लिए गर्म, तीखा, सूखा, हल्का, मतलब ये इस टाइप का जो है उनको हमने आहार तो नहीं किया था ना, कर लिया था, डाइट किया था हमने। आहार, हाँ। आज करेंगे, अच्छा ठीक है। तो आज हम एक तो
कफ में क्या खाना है क्या नहीं खाना है। दूसरा हम देखेंगे आज एक गति। तो आज से हम गतियां शुरू करेंगे। अभी तक हमने जो देखा था वो ये देखा था कि फ्रेश गाड़ी, मतलब कभी कहीं भी मैंने आपको केवल वो वात और पित्त के वो बताए थे कि भाई ऐसा गुण होता है इसमें, तो इसकी वजह से ये रोग आ सकता है, समझे। यानी कि अलग अलग मैंने तो कई सारे रोग बताए थे आपको, ठीक है। अब वही रोग उनमें से कौन सा रोग आएगा, मतलब वात बढ़ा तो वात का भी कौन सा रोग आएगा, वो हमें गति और धातुएं उनसे पता चलेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग लेवल हैं, मतलब अभी तक हमने कुछ और देखा, अभी हम गतियां देखेंगे। तो वात की गति देखेंगे, फिर पित्त की देखेंगे, फिर कफ की देखेंगे, ठीक है। फिर हम धातु देखेंगे, 7 धातुएं, 7 लेवल देखेंगे कि कौन सा लेवल है। हम ऑर्गन्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है। और फिर हम पंच महाभूत और क्या बोलते हैं खाना, है ना, कि किस खाने से क्या नाड़ी चेंज होती है, ठीक है। तो मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए इसीलिए मैंने बोला है कि डेली आप प्रैक्टिस करिए, डेली पर डे आपको प्रैक्टिस करना हर एक नाड़ी। चेयर भी देख रहे हो ना आप, तो चेयर की भी नाड़ी चेक करके देखो बाबा, और अंगूठे से हर एक उसकी सेंस इतनी जगा दो कि उसके ऊपर घिस घिस के कि जैसे एकलव्य ने अपने गुरु की मूर्ति के सामने गलती होती थी तो दोबारा से, मतलब इतने सारी प्रैक्टिस इतनी वो कर दिया कि अर्जुन से आगे निकल गया था। और अंगूठा उन्होंने मतलब कि ऐसे वो नहीं करते थे कि अंगूठा उन्होंने कटवा लिया हो, लेकिन उन्होंने ये बैन कर दिया होगा कि आप अंगूठे से तीर नहीं चलाओगे, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि इतने वो नहीं होते थे ऋषि में कि मतलब इस प्रकार से उन्होंने अपने शिष्य का अंगूठा मांग लिया होगा, ऐसा नहीं हो सकता होगा। चलो कोई नहीं, वो तो एक अपवाद का विषय है, लेकिन मतलब हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हमसे ऊपर और ना हो, ठीक है। और जब भी हमें मास्टरी करनी है, या तो करो मत करो, तो मास्टरी के लिए सोचो ना। और मास्टरी करनी है तो उसके लिए भाई फिर मास्टर को तो देखो ना कितने, मतलब यदि क्लास में 100 बच्चे हैं ना, तो 100 बच्चों को पढ़ाना नहीं, उनको पढ़ना पड़ता है। मैं कभी भी मतलब ये एकदम मेरा मानना ये है कि कोई टीचर है और उसकी क्लास में जितने अधिक बच्चे हैं, अब हम ये सोच रहे हो कि उस टीचर बच्चों को पढ़ाता है, नहीं, वो पढ़ता है। कैसे पढ़ता है कि 100 बच्चे हैं ना, उनको हर एक को अलग अलग तरीके से वो पढ़ता है कि ये बच्चा कैसा है, इसका आईक्यू लेवल कैसा है, ये कैसे समझेगा। उन सब बच्चों को पढ़ करके और फिर उनके अनुसार उसको क्लास लेनी पड़ती है, नोट्स तैयार करने पड़ते हैं, कोई भी पीपीटी या कुछ भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। और यदि सारे के सारे अच्छे बच्चे हैं तो उसको बेस्ट करना पड़ेगा, थोड़े से डिले हैं तो उसको थोड़ा सा लो करना पड़ेगा। मतलब उन बच्चों को पढ़ करके और डेली पढ़ना पड़ेगा, जब भी क्लास लेगा उसी में हर एक उसमें वो करना पड़ता है उसे। तो यानी कि वो पढ़ाता नहीं है, उसको उतना ही ज्यादा पढ़ना पड़ता है। यदि पूरी क्लास एकदम टॉप मोस्ट है, यदि हमारे यहाँ 8 के 8 सारे हेमा जैसे बन जाएं, तो हमें और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा बेस्ट कराना पड़ेगा, और इसमें प्रैक्टिस और फास्ट हो सकती है, और इसमें कुछ चीजें और ऐड ऑन हो सकती हैं। तो चलिए, वो तो कोई बात नहीं, हर कोई एक जैसा नहीं होता, लेकिन फाइनल यही है कि हमें प्रैक्टिस
हर एक जगह कंबल भी ओढ़ रहे हैं ना, तो कंबल की भी नाड़ी चेक करनी है ऐसे। उसके ऊपर उंगलियां अपनी तीनों घिसनी शुरू करो, आंख बंद करके, ऐसे धीरे धीरे, तेज तेज, मतलब क्या फील होता है, धीरे में, स्लो में क्या हुआ, तेज में क्या हुआ, ऐसे रखा तो क्या हुआ, यानी कि सेंसर ये एक्टिवेट करना है आपको। चलिए, तो आज हम बात करते हैं डाइट, क्या लेना चाहिए। कफ वालों को गर्म पानी और हर्बल चाय लेनी चाहिए। पहली चीज, क्यों लेना चाहिए? क्योंकि गर्म पानी क्या करेगा, कफ ठंडा होता है और भारी होता है, ठीक है। तो मतलब ये गर्म पानी और हर्बल चाय क्या करेंगी, ये उसको पिघला करके उसकी गति को बढ़ा देंगी, है ना। मान लो घी जम गया, तो अब उसको क्या करते हैं, पिघलाने के लिए गर्म करते हैं ना। तो कफ लाइक एज घी, अदरक, सौंठ, काली मिर्च खानी चाहिए उसको, क्योंकि कफ स्लगिश होता है। तो ये तीनों चीजें स्लगिशनेस को हटाती हैं। अग्नि को बढ़ाती हैं, माइक्रो सर्कुलेशन सुधारेंगी। हल्दी त्रिफला लेनी चाहिए उसको। हल्दी त्रिफला, हल्दी त्रिफला क्यों, किसी ये हल्दी और त्रिफला दोनों ऐसे हैं कि ये सूजन को कम करती हैं और लीवर और आंत को एक्टिवेट करती हैं, ठीक है। तो कहीं पर सूजन है तो यानी कि वहां पर वाटर रिटेंशन है, तो मतलब उसको, वहां पे टॉक्सिन जमा है, उनको निकाल देंगे। गर्म सूप, मूंग दाल, खिचड़ी वगैरह जो है, ये ऐसा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आसानी से पच जाए, मेटाबॉलिज्म को तेज करे, हल्का हो। सुबह में नींबू पानी, शहद गुनगुने पानी में डाल करके लेना चाहिए। ये क्या करता है, ये कफ को और लिम्फ ड्रेनेज को एक्टिवेट करता है। सुबह जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में। क्यों? क्योंकि 6 बजे के बाद यदि हम उठेंगे, या तो कफ वाले व्यक्ति को 6 बजे के बाद उठेंगे तो उसमें हैवीनेस रहेगी, क्योंकि 6 के बाद कफ का काल शुरू हो जाता है, 6 बजे से 10 बजे तक। तो इसलिए उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और कफ वाले व्यक्ति को व्यायाम, ठीक है, मतलब जरूर करना चाहिए, सूर्य नमस्कार, तेज चलना वगैरह। तो ये कफ की क्वालिटी, जो हैवीनेस है और स्टेबिलिटी है, उसकी मूवमेंट कराता है, उसमें कफ मेल्ट होता है। प्राणायाम उसको कपालभाति भस्त्रिका कर सकता है ना? शीतली प्राणायाम नहीं करना चाहिए उसको। हल्का भोजन सुबह, दिन में भारी, रात में हल्का, इस प्रकार से मतलब उसको करना चाहिए। सुबह हल्का इसलिए क्योंकि 10 बजे से पहले पहले वो खाना खाएगा, तो उस समय कफ का काल है, तो जो है ना, मंद होगा उसका डाइजेशन, मंद होगा, तो फिर दिन में भारी, ठीक है, क्योंकि दिन में पित्त का समय होता है। और रात में फिर से हल्का करना चाहिए, क्योंकि रात में फिर से कफ का काल आता है, तो रात को कफ बढ़ेगा। रात को कफ बढ़ेगा तो फिर से वो उसको दिक्कत आएगी, तो इसलिए उसको रात को हल्का खाना खाना चाहिए। कफ माने न्यूरोथेरेपी के अकॉर्डिंग एल्कली डिजीज, एल्कली डिजीज जो है वो मतलब कफ की साइड में आती है। क्या नहीं करना चाहिए? अब इसके विपरीत जो भी है उसको
ठंडी चीजें, फ्रीज का पानी, ठीक है, और दही, रात में पनीर, मतलब दही या मतलब दूध वाली चीज, जैसे दही, छाछ या पनीर रात में नहीं लेना चाहिए ना। उसको ज्यादा मिठाई मतलब या ठंडे पेय पदार्थ, मीठा मतलब हैवी भोजन के लिए देर रात तक मतलब सुबह देर तक सोना या दिन में सोना, ये नहीं करना चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए उसको, और सुबह देर तक भी नहीं सोना चाहिए। अच्छा, कफ वाले व्यक्ति को यदि मतलब वो सेडेंटरी लाइफ जीता है, मतलब कि इन एक्टिविटी, यदि कफ का व्यक्ति है, कफ प्रधान व्यक्ति, और वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करता, यानी कि एक्सरसाइज नहीं करता है, तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते, जो मर्जी ट्रीटमेंट दे लो, ठीक है। तो उसको कफ को मूवमेंट चाहिए। इनएक्टिविटी से तो वाटर रिटेंशन आएगा, मोटापा बढ़ेगा, बलगम बढ़ेगा, ठीक है। हमने देखा होगा ना कि जो दुकानदार हैं उनके मोटे मोटे पेट मिलते हैं, वो सुबह जाएंगे, खाएंगे और बैठ जाएंगे, कोई एक्सरसाइज या कुछ नहीं करते, और बोले कि क्या बोलेंगे फिर कि मोटापा फूल गया जी, सुख फूल गया, नहीं सॉरी, सुख फूल गया, बोले कि अभी बैठे बैठे काम करना है ना, तो इसलिए। लेकिन वो उसके पीछे की लाइफ को नहीं देखते कि ये सेडेंटरी लाइफ है। यदि आप ऐसा करोगे तो मतलब उसमें मूवमेंट नहीं है, और कफ को मूवमेंट चाहिए, ठीक है। तो हैवी डिनर नहीं करने से बचना है उनको, ठीक है। देर रात में नहीं खाना खाना है। कफ का रिडक्शन यदि आपको करना है ना, तो राइट साइड स्टिमुलेट करना है, ठीक है। थायराइड को एक्टिवेट करना है, किडनी डायफ्राम को रिलीज करना है, और रस मेद धातु का संतुलन करना है, एब्डोमिनल मतलब वर्क बढ़ाना है, ठीक है जी। अच्छा, तो ये हो गया है। अभी हम नाड़ी की गति के बारे में जानते हैं। हमने अभी तक गति मीन्स चाल, अर्थात मूवमेंट। अच्छा, आपने नाड़ी चेक करके देखी होगी, तो अलग अलग समय में अलग अलग चीजें खाने पर अलग अलग मरीजों की जो नाड़ी की जो चाल होती है, जो टच होता है, जो उसका एहसास होता है कि कहाँ वो अलग अलग जगह पर और अलग अलग तरीके से लगा होगा, उसकी शार्पनेस और उसकी मूवमेंट और सारी चीजें अलग अलग आपको मिली होंगी, है ना। तो अभी तक आपके लिए सेम वैसा ही है, जैसे कोई एक अनजान आदमी मेरे जैसा, उसको आप जो है ना कहीं पे बैठा दो और वहां पे म्यूजिक के 100 इंस्ट्रूमेंट हम बजा दें, और उससे जो है उस जो आवाजें आएंगी, वो एक भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं जानता, तो जो आवाजें आएंगी उसको वो क्या कहेगा कि बज रहा है, कुछ तो बज रहा है, लेकिन ये नहीं पता क्या बज रहा है। और जो उन इंस्ट्रूमेंट की आवाज को जानता है, जो म्यूजिशियन है, गायक है,
वो वहां पर बैठ करके और आराम से उनकी एक एक आवाज को अलग अलग कर सकता है। जैसे मान लो सॉन्ग बजा दें, हम सॉन्ग चला दें, तो जिस व्यक्ति को म्यूजिक की जानकारी नहीं है उसके लिए तो वो मतलब बस सॉन्ग चल ही रहा है, बीट आ गई अभी बोल रहा है, मतलब ऐसे वो उसके लिए वो चीजें। लेकिन जो म्यूजिक का जो जानकार है वो जब सुनता है तो उसमें एक एक कमी या कुछ भी वो बता सकता है कि ये यहाँ से तेज बजा और ये यहाँ से कम हुआ, और वो हर एक इंस्ट्रूमेंट की आवाज को अलग अलग सुनता है। आप इस बात को चाहे फील करके देख लेना, देख सुन के देख लेना कि जो अनजान व्यक्ति है उसको सुनना और जो उसका जानकार है उसका सुनना, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो उसी प्रकार से हमने 3 बुनियादी जो मतलब यानी कि मेन मुख्य नाड़ियों की चर्चा करी है। अभी इसकी अलग मतलब कि नाड़ी को पढ़ने में इसकी जटिलता को समझना शुरू करते हैं, उसकी विविधता को देखना शुरू करते हैं। ठीक है जी, कि नाड़ी की जो गतियां हैं कुछ उसमें अलग अलग आप देखेंगे, भिन्नताएं देखेंगे, मतलब डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम जो है क्या करेंगे, वो उसके साथ साथ उसके विशिष्ट रोग कैसे पता चलेंगे हमें, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो 3 दोषों की जो गतियां हैं, 3 दोषीय जो गति हैं, मतलब यानी कि ये तो हमने 3 दोष देखे, वात पित्त कफ। ठीक है, इसके अलावा जो रोग को पहचान करने में मदद करती है वो पहली है जलों का गति, जलों का अर्थात जोंक की नाड़ी, ये जोंक की तरह चलती है। ये ऐसे छूती है, ऐसे चलती है, ऐसे। ठीक है, ऐसे चलती है, मतलब कि यहां से जैसे छुई और वो नीचे उतर गई, छुई और नीचे उतर गई। अभी वात की नाड़ी है ये, और जो सर्प गति होती है वो ऐसे ऐसे होती है, इरेगुलर होती है। अच्छा, जो इसकी पल्स रेट होती है वो भी नोट कर लीजिए आप। वात की लगभग 80, पित्त की
68 या ये 86 तक भी चली जाती है और कफ की 56 होती है। ठीक है, अब जो वात की पहली जो हम देखते हैं कि विकृत गतियां, देखो जब भी यदि किसी व्यक्ति में दोष बढ़ जाएगा, ये बात ध्यान दें आप, ये एक दोषज गति है, ठीक है, ये एक दोषज विकृत गति है। तीनों की एक दोषज के बारे में बात करेंगे, एक दोषज, दो दोषज, द्विदोषज, ठीक है, और सन्निपातज मतलब त्रिदोषज, वो अलग अलग हैं। यानी कि एक दोषज का मतलब हुआ कि एक किसी एक में दोष आया, वात में आया, पित्त में आया, कफ में आया। द्विदोषज का मतलब होता है कि दो में दोष आया। सन्निपातज मतलब तीनों में दोष आया, ठीक है। तो हमें इस बात को ध्यान देना है कि यदि कोई भी दोष बढ़ जाता है तो नाड़ी अपना स्वभाव परिवर्तित नहीं करेगी, अपना जो बिहेव है ना वो चेंज नहीं करेगी। कैसे? मान लो किसी में वात बढ़ गया, वात बढ़ा, ज्यादा हो गया, तो वात में सर्प गति तो मिलेगी। यदि वात ज्यादा हो गया तो उसमें क्या मिलेगा? सर्प गति ही मिलेगी। पित्त ज्यादा हुआ तो पित्त ज्यादा हुआ है तो मेंढक और तेज उछलेगा, और क्या करेगा? कफ ज्यादा हो गया तो उसकी हंस गति होती तो और तेज मिल सकती है, हंस गति मतलब यानी कि और स्लो हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि सर्प मंडूक में नहीं जाएगा, मंडूक हंस में नहीं जाएगा, मतलब कि उनके आपस में कोई चाल नहीं लेगा, ठीक है। अर्थात जो नेचर ऑफ पल्स है वो चेंज नहीं होगा। अब बात आती है चेंज कब होगा? तो चेंज होगा ये जब दोष विकृत हो जाए। दोष यदि विकृत हो जाए तो नाड़ी का नेचर चेंज होता है। तो उसी दोष की आज हम बात करेंगे। तो आप डाल लीजिए जलों का गति। जलों का ये ऐसे करके चलती है, ऐसे करके चलती है, ठीक है। जब वात दोष, जलों का गति के बारे में हम डेफिनेशन लिख सकते हैं यदि आप चाहें तो। जब वात की एक दोषज विकृति हो जाए, या ये जलों का गति वात की एक दोषज विकृत गति है। एक दोषज मतलब एक में दोष आया, विकृत माने उसका रूप बिगड़ गया। इसमें सर्प जलोका की तरह गति ले लेता है। अब वात की है तो वात में क्या है? सर्प है। तो यानी कि सर्प लीच की तरह चलना शुरू कर देता है। जलोका अर्थात लीच। जो सर्प होता है ना वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट मतलब जैसे ये जमीन है तो ऐसे ऐसे चलेगा वो, ठीक है। कभी भी ऐसे जमीन छोड़ करके नहीं चलेगा ऐसे,
वो जमीन से चिपक कर चलेगा, और जलों का जो होता है वो थोड़ा सा ऐसे उछल कर चलता है ऐसे। आप फोटो में देख रहे हो ना, सर्प में और जलोका में दोनों में फर्क। हमें जो मतलब स्पाइक जो मिलती है इसमें कैसे पता करोगे, वो नोट कर लो, इंडेक्स फिंगर पे मिलेगी, इंडेक्स पर मिलेगी, यानी कि वात की नाड़ी पर मिलेगी, वात वाली उंगली पे, और लाइट वर्टिकल स्पाइक मिलता है जलोका गति में, लाइट वर्टिकल स्पाइक मिलता है, और सर्प हॉरिजॉन्टल चलता है। ये ध्यान दें आप। डिस्टल एंड पर छोटी स्पाइक मिलती है, डिस्टल एंड पर एक छोटी स्पाइक मिलती है। सामान्यतः इंडेक्स पर स्पाइक नहीं मिलता है, ये समझें, इंडेक्स पर स्पाइक नहीं मिलता है। यदि मिले, और इंडेक्स पर भी मिले और डिस्टल पर मिले, तो समझो कि वात की विकृति के कारण है। और ये मिलता क्यों है, कारण इसका क्या है, कारण नोट कर सकते हो आप। कारण, वात नाड़ी पर पित्त का हल्का प्रभाव पड़ने लगा है। यानी कि पित्तावृत वात है ये, पित्तावृत वात। पित्तावृत वात। अच्छा, इतनी सी बात समझ आई क्या आपको? यस सर। देखो, जो लेट्स सपोज कि ये हाथ है, और हमने, ये हमारा हार्ट साइड है, ये हमारा थंब साइड है। ये हमारी फिंगर है, ठीक है। अब ये क्या है, वात है, ये पित्त है, और ये कफ है। अब हमने जब रखा, तो इसको बोलते हैं डिस्टल एंड, और इसको बोलते हैं क्या, प्रोक्सिमल एंड, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। थंब साइड डिस्टल एंड, हार्ट साइड प्रोक्सिमल एंड। अब इसमें इधर जो है, मतलब इस पर जो होगा ना, वो ऐसे ऐसे करके चलता है। अब देखेंगे ना उसमें बहुत गहराई से, तो आपको ऐसे ऐसे महसूस होगा कि ऐसे ऐसे चल रही है नाड़ी, ठीक है। लेकिन जब किसी को जलों का गति मिलेगी, तो डिस्टल एंड पे हल्की सी स्पाइक मिलेगी इधर, और बाकी में कुछ नहीं मिलेगा, ये वाली मूवमेंट नहीं मिलेगी, इधर स्पाइक मिलेगी। तो समझ जाओ कि ऐसे व्यक्ति को पित्तावृत वात है, यानी कि पित्त का प्रभाव पड़ गया है उस पर, वात पर, ठीक है जी। अब ऐसे व्यक्ति को क्या होगा, ऐसे व्यक्ति को ज्वाइंट पेन, ठीक है। अब देखो, मतलब आप पित्तावृत वात कैसे ढूंढोगे, यानी कि जलोका नाड़ी किस किस में ढूंढोगे,
अभी आपको पता चल जाएगा। ज्वाइंट पेन, इन्फ्लामेशन, गाउट, किसी को गठिया है तो कौन सी नाड़ी मिलेगी? अर्थराइटिस, किसी को इन्फ्लामेटरी ज्वाइंट कंडीशन है, मतलब हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म है तो भी उसको क्या मिलेगा? वात की जो दोषज गति है, जलों का गति, वो मिलेगी। बॉडी एक के, किसी को बॉडी एक के, शरीर का दर्द है। और जब वात बढ़ता है तो ध्यान रखिए टेम्परेचर लो होगा, और जब पित्त बढ़ेगा तो टेम्परेचर हाई होता है। तो ये आपको समझ आई क्या? यस देखो सर। ये, अब आप देखो कि मतलब यानी कि कैसे आप उसको पहचान सकते हो, किस पेशेंट में आपने वो देखना है। ठीक है, तो अभी आपको मतलब मिल जाएगा ना ये कि भाई जो है, ये जो आपको ढूंढनी है वो कहाँ ढूंढनी है, कि प्रैक्टिस आप करोगे तो कहाँ करोगे? जिन जिन पेशेंटों को, अब आपको ये पता चल गया ना कि इन पेशेंटों में बात ये मिलती है, जलों का गति। रोग का पता चल गया ना आपको, हमने क्या बताया? रोग बताया आपको। ठीक है, रोग इसलिए बताया क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए हमें उस बात का पता होना चाहिए। मान लो आपको आवाजें पहचानना बताएं, तो मैं कहूं कि ढोल, और ढोल की आवाज मैं बताऊं आपको कि बीन की तरह होती है। ढोल, ढप, है ना, नगाड़ा, या और भी बहुत सारे म्यूजिक के आइटम होते हैं, तो उनकी आवाज अलग अलग होती है कि नहीं होती? यस तो उसकी आवाज को पहचानना है तो वो आपको बताना पड़ेगा, देखो ढोल की ये आवाजें हैं, ऐसे पहचानी जाती है। ठीक है जी। तो अब आपकी नजर में कोई पेशेंट ऐसा आता है, अभी हमें उसको बताना नहीं है कहीं कि मतलब आपको नाड़ी देखनी है, समझ रहे हो? नाड़ी आपको देखनी है, लेकिन उसको, जो आपको, गुरु का नाम लो, ठीक है, गुरु को याद करो और नाड़ी देखो। ठीक है, 3 लोगों को जरूर आप याद करें। गुरु, हमारे लाइफ में गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, ये नहीं है। माँ हमेशा एक रहेगी, पिता एक रहेगा। गुरु कई सारे हो सकते हैं, क्योंकि जिन जिन से हमें जो जो चीजें सीखने को मिलती हैं, या जिनसे हम मतलब ऐसा हम वो करते हैं, तो इन 3 को मतलब हमेशा याद करो और फिर आप नाड़ी देखो। ये अपना मतलब एक आप ये मान सकते हो कि ऐसा हमारा, और यूनिवर्स को भी याद कर लो, उसको थैंक्स कर लो। ठीक है, फिर आप नाड़ी देखो।
तो अभी आपको ये प्रैक्टिस ये करनी है कि किसी को हाइपोथायराइडिज्म है तो ऐसी मिल रही है कि नहीं मिल रही, उसके साथ और क्या मिल रहा है उसको फील करना है। लेकिन जलोका मिल रही है कि नहीं मिल रही, एक दो सच मिल रही कि नहीं मिल रही। गाउट पेन वाला है, अर्थराइटिस है, इन्फ्लामेटरी पेन है जॉइंट्स में, ठीक है, जॉइंट पेन है, बॉडी पूरी बॉडी में दर्द है, तो ऐसे में ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, तो मतलब आपको एक साउंड मिल गई है। ठीक है, एक साउंड मिल गई ना आपको कि एक गति, मतलब साउंड मीन्स गति, कि कौन सी गति से हमें रोग का पता चलेगा। यही तो था हेमा जी अभी तक कि हमें रोग कैसे पता चलेंगे, यही पूछ रहे थे ना आप। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, तो पहली गति आपको मिल गई है इसमें, और 18 के आसपास जो है गतियां हैं। ठीक है जी, 18 के आसपास इसमें गतियां हैं। तो पहली गति आपको मिल गई है कि ये गति ये है। ठीक है, तो आप आपको मतलब आज से आपका जो व्यू ऑफ पल्स चेकिंग जो होगा वो क्या होगा कि जलों का गति देखनी है। और जलों का गति ये गलती मत नहीं करनी है कि जिसको मतलब वो नहीं है और आप उसमें जलों का गति ढूंढ रहे हो। मान लो आपको बॉडी है कि नहीं है, और आप अपनी नाड़ी में क्या ढूंढ रहे हो, जलों का गति ढूंढ रहे हो। बच्चों को हाइपोथायराइडिज्म नहीं है और आप उनको क्या ढूंढ रहे हो, जलों का गति ढूंढ रहे हो। किसी को गठिया नहीं है, आप उसमें क्या ढूंढ रहे हो, जलों का गति ढूंढ रहे हो। बोले कि जलों का गति बताई थी वो तो मिल ही नहीं रही। समझ रहे हो ना, यानी कि जिनको ये रोग है उसी में जलों का गति मिलने के मिलेगी। ओके जी। यस सर, यस सर। हाँ, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि हर एक जगह फिर जलों का गति ढूंढते हैं। बोले कि जलों का गति बताई थी जी, आज तो जलों का गति मिल ही नहीं रही मेरे को। ठीक है, तो आपको ऐसे रोगी तो होंगे ना आपके पास, या नहीं है तो भी आप जलों का गति मतलब उसमें नोट कर लो, ये रोग होंगे उसमें। तो वो रोगी आपको अभी तो आपको उसको केवल पूछना है क्या हो रहा है। नाड़ी को देखा, फिर आपने उससे पूछो अच्छा क्या क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, आपको वैसे भी बता देगा वो। और आपने देखा ठीक है ये हो रहा है, तो उसमें आप फील करो हाँ यहाँ हो रहा है, ठीक है ये बताया था, तो यानी कि इसमें ऐसा मिल रहा है मुझे। और सर फिर सामान्य में आप देखोगे तो उसमें सर्प गति, तो यानी कि सामान्य की भी देखनी है और रोगी की भी देखनी है, उसमें दोनों में फर्क आपको महसूस हो जाएगा। आंख बंद करके डीपली उसको एहसास करना है कि यार ऐसा हो रहा है। ठीक है जी, यस सर, यस सर। ठीक है ना। ओके, तो डेली हम आज से जो है ना एक एक गतियां या समय जैसे भी रहेगा उसमें हम एक या दो जो भी होंगी, ठीक है, वो करते रहेंगे। ठीक है, और आपको जो है आप अपनी लैंग्वेज में इसके नोट्स जरूर बनाओ, है ना, ताकि क्योंकि हमें रिवीजन के लिए जरूरी है। और मतलब कुछ सीखना है या और कुछ करना है, जो भी मतलब आप करेंगे तो उसमें अच्छा आपको ये लगेगा। ठीक है, फिर आप बोल सकते हो कि नहीं ये मेरे नोट्स हैं मैंने ये किया है।
है ना अभी, तो इसलिए वो जरूरी। ओके जी, किसी का कोई थैंक डाउट यू सो क्वेश्चन मच। है तो पूछ सकते हो, या फिर आप ग्रुप में रिव्यू मेरे को ना वो मतलब वो करे, वो आप जरूर दें, है ना, वो आप जरूर डालें कि भाई हमने मतलब क्या सीखा। और एक और भी चीज आएगी कि आप मतलब वहां आप जब ग्रुप में आप डालोगे, या कहीं भी आप डाल रहे हो, स्टेटस लगा रहे हो, ठीक है, कहीं भी आप डाल रहे हो, तो जो आपने सीखा उसको, इसका मैं लॉजिक बता ही दूं क्या कि ग्रुप में क्यों बोलता हूँ मैं ग्रुप में डालने के लिए, यस सर। बता ही दूं। ग्रुप में मैं इसलिए यस बोलता सर। हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि जब आप लिखेंगे, जब आप उसको लिखेंगे और आपने जो सीखा है, जो समझा है, उसको आप जरूर लिखेंगे। मतलब यानी कि आपने एक ही लाइन लिखा कि आज का क्लास अच्छा रहा, मतलब आपने जो सीखा वो गायब हो गया, केवल आपको बस अच्छा लगा। मतलब कह रहे हैं ना कि देखो, एक मैं अभी ये जो है आपको एग्जाम्पल में दे रहा था, या फिर हम ये कहें, मान लो कोई व्यक्ति 5 प्रकार के फ्रूट हैं, और मान लो एक बच्चे को हम खिला रहे हैं, तो उसकी नजर में, या एक कोई पागल सा व्यक्ति है, उसको हम वो 5 प्रकार के फ्रूट खिला रहे हैं, तो उसकी नजर में क्या है, जस्ट लाइक के पेट भरना है। लेकिन वही फ्रूट आप एक डाइटिशियन को आप खिलाओगे, और वो आप बोलो कि ये 5 प्रकार के फ्रूट हैं, तो वो आपको क्या बताएगा कि ये आम है, ये मीठा है, ये इतने प्रकार का होता है, वो आपको उसकी सारी कैटेगरी और सब चीजें बता देगा कि नहीं बता देगा। यस सर। जैसे खाने में हम टेस्ट बोले कि टेस्ट करो, तो हम अलग अलग चीजें नहीं बता देते हैं, अच्छा इसमें नमक ज्यादा है, कि इसमें मिर्च ज्यादा है, इसमें तेज मसाला ज्यादा हो गया। जैसे चाय पीते हैं, तो जिस व्यक्ति को उनके मसालों का टेस्ट पता है, कि इसमें सौंफ की का भी टचअप आ रहा है, इलायची का भी आ रहा है, इसमें आपने गुड़ डाला है क्या, इसमें अदरक का भी टचअप आ रहा है, तेज पत्ता भी आ रहा है, इसमें इसमें लेमन ग्रास का भी टचअप आ रहा है, वो हर एक चीज की महक और उसको वो बता देगा तुरंत। लेकिन वही चीज किसी को नहीं पता है, अर्थात वो केवल यही पता है कि आ तो रही है भाई, बनी तो बढ़िया है, अब बढ़िया के बाद का नहीं पता बढ़िया से अगला वर्ड और क्या है। समझ रहे हो? तो अकेला अच्छा लिखना मतलब कि सेम लाइक एज थिंग, कि आपको आगे का नहीं पता है, ये पता है चाय बढ़िया बढ़िया है, लेकिन चाय में और क्या क्या चीजें हैं वो ढूंढना इंपॉर्टेंट है। तब आपको ये पता चलेगा कि आपने चाय पी है, वास्तव में चाय पी है, वास्तव में फ्रूट खाए हैं, वास्तव में सब्जी चेक करी, हलवाई चेक करता है ना सब्जी। अब किसी ऐसे ही बंदे को पकड़ा देगी, चेक करना भाई कैसी है, तो वो कहेगा हाँ बढ़िया है। लेकिन जो जानकार आदमी होगा वो चेक करेगा, जीभ पे रखेगा, और वो बताएगा कि अच्छा इसमें नमक तेज है, कि मिर्चा तेज है, कि इसमें क्या चीज कम है, क्या ज्यादा है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो यस सर। आपको वो वाला बढ़ना है, या वो वाले रिव्यू आपको नोट डाउन करने हैं। क्योंकि रिव्यू डालोगे ना तो आप पूरी क्लास का डालोगे कि अच्छा हमने ये तो यानी कि आपको वो वाला बढ़ना है कि एक एक चीज आप उसमें ढूंढो कि हमें क्या क्या एहसास हुआ, क्या मिला, टेस्ट कैसा आया। अकेला ये टेस्ट लिखना कि अच्छा था भाई या ठीक है, मतलब कि टोटल पूरा करना है नहीं। जब आप उसको लिखोगे ना, तो एक तो आपके, एक तो मतलब लिखने का यहाँ हो गया कि रिव्यू